आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। शिक्षा सिद्धांत प्लेटो के रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना के अंदर दूसरा आधार स्तंभ है और दूसरा आधार स्तंभ के तौर पर उसने इसको स्थापित किया है। जैसे कि हमने देखा था कि प्लेटो ने न्याय को पहले आधार स्तंभ के तौर पर रखा है और प्लेटो ने जो न्याय को परिभाषित किया है, जिस रूप में प्लेटो ने न्याय को परिभाषित करते समय कहा कि न्याय बाहरी दिखाई देने वाली वस्तु नहीं बल्कि वो मनुष्य की आत्मा का आंतरिक गुण है, आंतरिक तत्व है। और इस आंतरिक तत्व को स्थापित करने के लिए मनुष्य के अंदर न्याय कैसे स्थापित हो, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था प्लेटो के सामने कि न्याय को कैसे मनुष्य के हृदय में स्थापित किया जाए। तो उसको स्थापित करने के लिए प्लेटो अपने दूसरे सिद्धांत पर आता है जो कि शिक्षा सिद्धांत है। और शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना की ओर आगे बढ़ता है। प्लेटो ने शिक्षा के सिद्धांत को इतने विस्तृत तौर पर लिखा है, रिपब्लिक के अंदर इसका उल्लेख इतने विस्तृत तौर पर लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद रूसो ने कमेंट किया है। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी शिक्षा के ऊपर लिखा गया जितने भी ग्रंथ है उनमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की श्रेणी में रिपब्लिक को रखा जा सकता है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो के ग्रंथ को रूसो के अनुसार ये दर्जा दिया गया है। अब प्लेटो के हम शिक्षा सिद्धांत को समझने का प्रयास करें उससे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत को देने से पहले जो तात्कालीन व्यवस्थाएं थी शिक्षा को लेकर के उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के पश्चात अपने ग्रंथ में शिक्षा सिद्धांत को देने का कार्य किया। तो यहाँ पर हम देखें तो दो तरीके की शिक्षा व्यवस्था प्लेटो के कालखंड में देखी जाती थी। एक एथेंस की शिक्षा व्यवस्था जहाँ का वो स्वयं नागरिक था और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। ये दोनों ही नगर राज्य थे और 30 वर्षों तक जो युद्ध चला था उसमें जो स्पार्टा की विजय हुई थी उसमें वहाँ की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान भी था। तो पहले हम देखते हैं एथेंस की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की थी। तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को अगर देखें तो एथेंस में शिक्षा जो थी वो निजी थी, व्यक्तिगत हाथों में शिक्षा का प्रावधान था। शिक्षा राज्य का कर्तव्य नहीं होता था। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षकों का ध्यान रखना, शिक्षकों को शिक्षणालय प्रदान करना, ये कोई भी कार्य राज्य के हाथ में नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ निजी कार्य हुआ करता था। जो व्यक्ति संपन्न हुआ करते थे वही अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराया करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो एथेंस की जो शिक्षा थी वो एक तरीके से बहुत ही महंगी शिक्षा भी हुआ करती थी। दूसरी बात जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी वो परिवार का निजी कार्य हुआ करती थी। परिवार अपने जो परिवार संपन्न होते थे वही अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराया करते थे। और शिक्षा देने का कार्य सोफिस्टवादी विचारक, सोफिस्टवादी चिंतक किया करते थे। उनके माध्यम से शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान कराई जाती थी। और मुख्य तौर पर शिक्षा के 3 सोपान वहाँ पर एथेंस में देखे गए हैं। पहला सोपान है प्राथमिक शिक्षा का, दूसरा सोपान है माध्यमिक शिक्षा का और तीसरा सोपान है सैनिक शिक्षा का। जो पहली शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में दी जाती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षा दी जाती है। और इस शिक्षा व्यवस्था में 6 से 14 वर्ष में जो शिक्षा वहाँ पर प्रदान कराई जाती थी उसमें साहित्य, व्यायाम और सैनिक शिक्षा का प्रावधान था। साहित्य की शिक्षा, सैनिक शिक्षा और व्यायाम की शिक्षा, ये शिक्षा वहाँ पर प्रदान कराई जाती थी। दूसरे स्तर पर माध्यमिक शिक्षा, ये बहुत ही महंगी शिक्षा वहाँ की हुआ करती थी और सिर्फ जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हुआ करते थे, जो संपन्न लोग हुआ करते थे, धन संपदा जिनके पास प्रचुर मात्रा में होती थी, उन्हीं के बच्चे इस शिक्षा को प्राप्त कर पाते थे। क्योंकि ये शिक्षा मुख्य रूप से राजनेताओं को निर्मित करने वाली शिक्षा होती थी, जिनको कि आगे चल करके राजनीतिक कार्यों में सहभागिता करनी होती थी। इसमें जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसमें भाषण, अलंकार शास्त्र और राजनीति की शिक्षा प्रमुख तौर पर दी जाती थी। और इसका कालखंड होता था 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था का, ये इस अवस्था में दी जाती थी। और तीसरे स्तर पर होती थी सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा का प्रावधान 18 से 20 वर्ष तक का था। और एथेंस में
सिर्फ यही शिक्षा जो 18 से 20 वर्ष तक की दी जाती थी, इसका प्रबंध राज्य करता था। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको कि राज्य के अंदर नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने होते थे, उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होता था। इस शिक्षा के बाद ही उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान होते थे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये यहाँ की शिक्षा के प्रावधान थे। और दूसरी ओर यदि हम देखें तो स्पार्टा की जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से राज्य आधारित थी, राज्य ही उसका प्रबंध करता था। लेकिन जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, इसके अंदर जो सिलेबस था वो बहुत ही संकुचित था। और सिलेबस के तौर पर अगर हम देखें तो सिलेबस के अंतर्गत कठोर सैनिक शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर था। कठोर सैनिक शिक्षा, और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान थी। स्पार्टा की शिक्षा का मूल उद्देश्य योद्धाओं को तैयार करना था। योद्धाओं को तैयार करके राज्य की सुरक्षा को पुख्ता करना, मजबूत करना और स्थापित रखना, ये इसकी प्रमुख उद्देश्य था। और कठोर सैनिक शिक्षा जो यहाँ पर प्रारंभ होती थी वो 7 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती थी। 7 वर्ष की अवस्था से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान था। तो ये दोनों ही शिक्षा व्यवस्था को प्लेटो ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही शिक्षा व्यवस्थाओं में बहुत सी कमियां हैं और बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। दोनों का सम्मिश्रण वो अपनी शिक्षा पद्धति में करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।